हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पॉलिटेक्निक पे। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी फिजिक्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट सवाल लड़ेंगे सर, डायरेक्ट सवाल लड़ेंगे। तो सारे वीडियोस को लगातार, जो भी मैं वीडियोस दे रहा हूं आपको, उस सभी वीडियोस को करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं और दोस्तों घर पे भी थोड़ा बहुत मेहनत करना है, ताकि आपको बहुत अच्छा रैंक आए और आप बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चैनल पे अगर आप लोग पहली बार है, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर किया करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आज का पहला सवाल कहता है, बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता क्या है। यानी दोस्तों सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि बिजली का हीटर जो होता है उसका कुंडली किस पदार्थ का बना होता है। सबसे पहली बात तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, लगभग सभी बच्चों को पता है, वह किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का। और नाइक्रोम एक दोस्तों क्या है, एक मिश्रित धातु है, एक मिश्र धातु है। अब यह मिश्र धातु है तो किसका किसका मिश्रण है, तो क्रोमियम है ना, क्रोमियम और दोस्तों किसका है, निकेल का। किसका है, क्रोमियम और निकेल का है, याद रखेंगे। अब देखिए ये जो नाइक्रोम है दोस्तों, इसका खास बात यह है कि बहुत अधिक हीट करता है। अधिक हीट करने का मतलब दोस्तों ज्यादा विद्युत धारा रोकेगा, तभी तो ज्यादा हीट होगा, यानी उच्च प्रतिरोधकता। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी में उच्च प्रतिरोधकता। अब देखो हीटर आप लोग पहले के जमाना में यूज करते हुए देखे होंगे कि तुरंत गलता नहीं है ना, तुरंत गलता नहीं था, यानी 10 दिन 15 दिन तक चलता था, यानी उसका उच्च गलनांक भी था। यानी कहा जाए दोस्तों, तो यानी कहा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक। लेकिन अगर फ्यूज की बात करें, अगर एग्जामिनेशन ने फ्यूज पूछ दिया तो देखिए फ्यूज जो है दोस्तों वह उसमें धारा के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोधकता उच्च होती है लेकिन गलनांक वहां पे कम होता है। जैसे ही ज्यादा धारा आया उसको सहेगा, लेकिन वह फिर गल जाएगा तुरंत। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कहता है, गैल्वेनो मापी को एक वोल्ट मापी में बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। यानी गैल्वेनो मीटर को अगर हमको वोल्ट मीटर में बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये चीजें आप लोग पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा ना। उच्च प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब हम लोग उच्च प्रतिरोध को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो वह गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है दोस्तों, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है दोस्तों कि 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है बल्ब द्वारा खपत शक्ति। तो आप लोग को P बराबर एक फॉर्मूला याद होगा, V²/R। बहुत बार ये एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां से आप क्या निकाल दो, R निकाल दो। तो यहां से R निकालोगे तो V², V हमारा कितना है 22, यानी देखा जाए तो क्या आ जाएगा, R का वैल्यू 22 गुने 22। ठीक है, यानी इन दोनों की सहायता से हमने क्या निकाल दिया, R निकाल दिया। जब इन दोनों की सहायता से R निकल गया तो अब हमको यहाँ पे V का वैल्यू पता है और हमको R का वैल्यू पता है, तो P का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। यानी कहा जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1100 बटे में 22 गुने 22। ठीक है, अगर देखा जाए तो कितना बार में, 4 नीचे, और ये कितना बार में हो जाएगा दोस्तों, 10 10, और ये फिर 4 से कटेगा 25, यानी कहा जाए तो 25 वाट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए अगला सवाल है कि ये चौथा नंबर सवाल कहता है, 12 ओम के 3 प्रतिरोधक एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो किन्हीं दो बीच में। यानी मान लिया जाए समबाहु का मतलब होता है सभी भुजा बराबर। ये कुछ इस तरीके का हमारे सामने डायग्राम है, तो किसी 2 पॉइंट के बीच में, आप किसी 2 पॉइंट के बीच में निकाल दो। ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इन दोनों पॉइंट में क्या होगा दोस्तों, ये दोनों क्या हो जाएगा, है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये और ये क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो जब सीरीज होगा तो 12 12 24, अब पैरेलल के साथ 1/12 प्लस 1/24 है ना। तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भी दुगना कर दो, इधर भी दुगना कर दो, यानी 3/24 कहा जाए, यानी कहा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/8, यानी फाइनल आंसर उल्टा करके देंगे कितना, 8, क्योंकि 1/RP का वैल्यू कितना आ गया,
1/8, तो आरपी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 नंबर सवाल कहता है कि एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये 2020 में पूछा था और सेम यही सवाल दोस्तों 2023 में भी पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आदर्श गैस का आदर्श सेल का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विद्युत संश्लेषण के नियम इन्होंने दिए, यानी विद्युत संश्लेषण के नियम किसने दिया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फैराडे ने 1833 में दिया था, है ना। 1833 में 2 नियम दिया था, आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करती है। तो आपको मैं बताऊं कि जो मध्य उंगली होती है दोस्तों, वह है ना धारा की दिशा को बताती है। किसको, धारा की दिशा को। जो बीच वाली उंगली होती है, मध्यमा जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, वो दोस्तों किसको दर्शाती है, तो धारा की दिशा को। अगला है द्वितीयक ईंधन के उदाहरण। देखिए 2 सवाल आप सभी के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द्वितीयक ईंधन के उदाहरण, और साथ ही साथ दोस्तों अगला सवाल है निम्नलिखित यौगिक में किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है, यानी कि जब जलाया जाता है तो उसमें से हीट बहुत कम आता है। देखिए 2 सवाल है, तो द्वितीयक ईंधन जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा जल गैस होगा। सबसे पहला आंसर द्वितीयक ईंधन हमारा जल गैस हो जाएगा। और दूसरा जो 9वां नंबर सवाल कहता है कि जिसका न्यूनतम, किसका न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम याद रखेंगे दोस्तों लकड़ी का। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे जो कम होता है वो लकड़ी का होता है, हीटिंग पावर। चलिए अगला है ना, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु दोस्तों अवरक्त किरणें को उत्सर्जित करती है ना। अवरक्त किरणें कैसी है, तो याद रखिएगा अवरक्त किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। कौन सा दूसरों से भिन्न है, यानी देखा जाए कोक, चारकोल और लिग्नाइट, ये 3 ऑप्शन दोस्तों कोयला से रिलेटेड है। किससे है, कोयला या फिर कार्बन से भी कह सकते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कार्बन से रिलेटेड, क्योंकि कोयला का वो है, कार्बन होता ही है। लेकिन अल्कोहल की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो अल्कोहल क्या है, एक द्रव्य है, और बाकी सब देखा जाए तो कार्बन का ही अप्रूफ है, लेकिन ये सब सॉलिड स्टेट में और ये लिक्विड में है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण होता है। तो किसको हम लोग जलाते हैं तो बहुत कम होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखो नेचुरल गैस को अगर हम जलाते हैं तो डीजल, पेट्रोल और कोयला के अकॉर्डिंग बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए सरकार भी अब डीजल को प्रेफरेंस दे रही है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिक ईंधन है। तो नाभिक ईंधन यहाँ पे कही जा रही है, तो नाभिक ईंधन कौन सा है, ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम 239। क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम 239। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है कि प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित होता है। प्रति इकाई द्रव्यमान अगर उत्सर्जित होता है तो क्या होता है दोस्तों, तो वह विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक, है ना। क्या किसमें दोस्तों, तो विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित होगा। अगला है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है, दोनों सवाल को ले लिया जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है पृथ्वी के द्रव्यमान 1 की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान है ना। पृथ्वी के द्रव्यमान 1 की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, तो 318 गुना, 318 गुना है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके न्यूनतम उपग्रहों की संख्या है। सबसे न्यूनतम किसके उपग्रह हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, है ना, पृथ्वी के पास केवल और केवल 1 है, यानी ऑप्शन नंबर 1। किसी के पास तो एको को नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें सबसे जो कम होता है वो किसका है, वो है दोस्तों पृथ्वी का 1। मंगल का 2 होता है, पता है ना। हाँ, अरुण वरुण का आपको पता ही है, बड़े उपग्रह है, तो चंद्रमाओं से भी अधिक है। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दूरी सबसे न्यूनतम इकाई है। कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है,
तो किलोमीटर एगो है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि सबसे छोटा है। पारसेक सबसे बड़ा होता है, पारसेक सबसे बड़ा होता है। लाइट ईयर आपको पता ही है 3 × 10⁸ 1 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश की किरण को आपतित है तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये 35 पे है तो देखा जाए तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 180 होगा। ये पूरा 180 होगा कि नहीं होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरा 180 होगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, यानी ये 35 है तो ये भी 35 आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने में लाया जाता है। तो कौन सा दोस्तों, बेलनाकार, उत्तल, समतल, अवतल। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब केंद्रित करने की बात आएगी तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे दर्पण में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, केंद्रित करने की बात आएगी तो अवतल दर्पण का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि एक लड़का, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहता है कि एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना। देखो 3 मीटर की दूरी पे है, 1 मीटर पीछे जाएगा तो कितना पीछे गया, 4, है ना। तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, 4 पीछे हो जाएगा, यानी अब जो है उसको प्रतिबिंब और लड़के के बीच की दूरी कितनी हो गई, 8। देखो सवाल जो कह रहा है, सबसे पहले देखो 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है, अब लड़का क्या हुआ 1 मीटर पीछे जाता है, यानी कि अभी 3 मीटर पे खड़ा था, अब 1 मीटर और पीछे गया, यानी कि 4 मीटर पीछे गया, है ना। ये मान लिया जाए आईना है और यहाँ पे लड़का, इसके बीच की मीटर कितना है, 4 है। अब आईना में भी तो 4 दिखेगा, यानी ये हमारा इमेज हो गया, ये हमारा इमेज हो गया और इधर हमारा वस्तु हो जाएगा, है ना, इधर हमारा वस्तु हो जाएगा। तो बताओ इसका पूरा दूरी, है ना, इमेज और वस्तु के बीच की दूरी, तो यहाँ से दर्पण तक 4 और दर्पण के अंदर 4, तो टोटल कितना, 8। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर बताना है। अगला सवाल देखा जाए, रेटिना पर प्रतिबिंब इतने समय तक रहता है, यानी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। तो 1/20 से लेकर के, है ना, 1/16 तक में रहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए 1/20 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1/20 सेकेंड तक रहता है। अगला सवाल है दोस्तों, अपवर्तनांक की इकाई है। तो याद रखिएगा अपवर्तनांक कह रहा है, यानी दोस्तों इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है ना, पता है ना, अपवर्तनांक की कोई भी इकाई नहीं होती है। चलिए तब अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है, हमारा नेत्र जिसके, है ना, हमारा नेत्र इसके गुण का प्रयोग करता है। हमारा नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है, उत्तल लेंस का, क्योंकि हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है, इसीलिए उत्तल लेंस की तरह भांति व्यवहार करता है। एक सामान्य नेत्र की दृष्टि रेंज है तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, तो देख लो, या अनंत से 25 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, कहता है दोस्तों कि जब एक वर्णी प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा सही है। जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तब उसमें कौन सा जुड़ेगा, देखिए रेड वाला ऊपर रहेगा, बैगनी वाला नीचे रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक वर्णी है ना, सॉरी, अगर एक वर्णी प्रकाश की बात की जाएगी तो एक वर्णी प्रकाश देखो आएगा, देखो आ रहा है ऐसे, तो थोड़ा सा विचलित होगा, फिर उसके बाद विचलित, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एक वर्णी। अगर श्वेत प्रकाश कहेगा दोस्तों, अगर आपसे कहे कि श्वेत प्रकाश, तब आप लोग दोस्तों यहाँ पे क्या मारेंगे, तब आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। लेकिन अगर एक वर्णी कह रहा है तो एक वर्णी के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्वेत प्रकाश के लिए हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश के लिए।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में है ना प्रयोग में लाया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग लाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 27 में कितने इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर धारा का मतलब दोस्तों 6.25 इंटू 10⁻12 है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी धारा बनाना पड़ेगा। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 यानी 28 कहता है कि एक व्यक्ति 4 है ना 1/4 वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। 1/4 गो सेल है जिसका सेल के अंदर जो प्रतिरोध है ना जो रेसिस्टेंस है उसका 1/4 ओम है, परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है तो बाह्य प्रतिरोधक 1 ओम है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 सेल है तब प्रवाहित धारा क्या होगी। तब यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो आप लोगों को दोस्तों मैं एक फॉर्मूला बता दूं यहाँ पर से या फिर आप डायरेक्ट भी आंसर याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को है ना विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दुगना और प्रतिरोध तो इसका प्रतिरोध हो जाता है। जब दोस्तों हम लोग है ना लंबाई को दुगना करते हैं तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाता है। प्रतिरोध भी क्या हो जाता है दोस्तों दुगना हो जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ए है ना। जब भैया अगर किसी वस्तु का लंबाई दुगना होगा, आप मुझे बताओ अभी देखो अभी कुछ देर पहले इतना मोटा वायर था, अगर इसको तीर दिए तो ये कुछ इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया ना। अभी देखो अभी इसका रेडियस कितना था, ये कितना हो गया, यानी एरिया देखो, एरिया लंबाई होता है तो एरिया घटता है, यहाँ लंबाई कम है इसीलिए एरिया ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों लंबाई का दुगुना और फिर एरिया जो आधा होगा उसका आधा, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये लास्ट सवाल विद्युत विभव है। तो विद्युत विभव कैसी राशि है दोस्तों ये बताना है। तो उम्मीद है आप लोग को आंसर होगा विद्युत विभव एक अदिश राशि है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।